नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको दलहनी फसलों की खेती के बारे में विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह सर। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप ये बताइए किसानों को कि दलहनी फसलें इन द्वीपों की जलवायु में और यह कैसे उगाई जा सकती हैं। सबसे पहले इस द्वीप के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछने के लिए हमको यहाँ बुलाया है। जी सर। जहाँ तक इस द्वीप समूह की बात है मैडम, तो दाल का ग्रुप तो आप भी जानती हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है जी। कम से कम 15 से 20 ऐसी प्रमुख दाल की फसलें हैं जो हमारे देश में उनकी जिनकी खेती हो जाती है। लेकिन इस द्वीप समूह की जलवायु को देखते हुए जो प्रमुख दाल वाली फसलें हैं उसमें मूंग है, उड़द है जिसको दाल कलाई या काला दाल भी यहाँ कहते हैं, मूंग को हरी दाल भी लोग कहते हैं लेकिन उसका सही नाम जो है मूंग है। अरहर, जिसकी खेती यहाँ के किसान जो है बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में, मतलब अब घर के पिछवाड़े या अपने किचन गार्डन में एक दो फसलों को, एक दो पौधों को लगा करके मेडिसिनल पर्पज़ से, कमर्शियल पर्पज़ से या अपने खाने के उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं उसकी। और जो चौथी फसल है लोबिया जी। एक लोबिया मार्केट में सब्जी के लिए बिकती है, लेकिन लोबिया एक जिसको सामान्य तौर पर यहाँ जय बंगला बोला जाता है जी। वो लोबिया दाल के रूप में भी उसकी खेती की जा सकती है। तो यहाँ की इस द्वीप समूह के जलवायु को देखते हुए ये 4 प्रमुख फसलें हैं जिनकी खेती यहाँ बड़े ही सुगमता से, बड़ी आसानी से की जा सकती है। अच्छा सर, ये बताइए कि दलहनी फसलों की खेती से किसानों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि आज का जो हम लोगों का विषय है इस द्वीप समूह में दलहनी फसलों की खेती और संभावनाएं और सुझाव। तो इस संदर्भ में मैं मैडम आपको ये बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से किसान भाइयों तक अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा कि इस द्वीप समूह में खरे जो जून से लेकर के अक्टूबर का महीना होता है जिसको कि हम खरीफ ऋतु बोलते हैं जी। तो खरीफ के मौसम में जून से और अक्टूबर का जो महीना है इसमें इतनी बरसात होती है, और वो बरसात का पानी यहाँ रुकता तो है नहीं, वो रन ऑफ हो जाता है, वो बह करके चला जाता है समुद्र में किसी न किसी माध्यम से या कहीं और जा करके वो रुकता है। तो उसके साथ जो ज़मीन के ऊपर मिट्टी के साथ जो हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक पदार्थ हैं जी। उनका कुछ न कुछ मिट्टी से क्षरण होता है। उसके क्षरण होने से, उसकी कमी होने से या उसके पानी के साथ बह जाने से होता क्या है कि हमारे ज़मीन की उत्पादक क्षमता जो है घट जाती है। उत्पादक क्षमता का मतलब कि जो हमारे ज़मीन में नाइट्रोजन है, कार्बन है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो हमें फसल की खेती के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो इस दौरान बह जाते हैं। दूसरा, दालों का इस द्वीप समूह में एक प्रमुख महत्व ये भी हो सकता है या यह भी है कि हम धान की खेती करते हैं जी। और धान की खेती जैसा कि आप जानती हैं कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को ज़मीन से अवशोषित करने वाली होती है। तो धान की खेती, उसके बाद सामान्य तौर पर हम सब्जी वाली खेती करते हैं, सब्जी वाली खेती की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोनों का जो स्वभाव है, धान की खेती उसके बाद सब्जी की खेती, दोनों ही फसलें ऐसी हैं जो ज़मीन से ज़्यादा जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं अपने इंड प्रोडक्ट को देने के लिए। जो उनकी अंतिम उत्पादन जो है, सब्जी का जो फल है या धान का जो, तो ये दोनों, तो हमें इस द्वीप समूह में दाल की फसलों को धान और सब्जी के बीच में समायोजित करके, इंटीग्रेटेड रूप में, एक समन्वित रूप में उसका समायोजन करके हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, उत्पादक क्षमता, उसको बरकरार रख सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। वैसे भी हमारा द्वीप समूह अब कार्बनिक खेती की तरफ जा रहा है जी। ऐसी हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं और हमारे भविष्य के लिए
भी कार्बनिक खेती जो है बहुत जरूरी है जी। तो दाल की खेती को इस द्वीप समूह में धान के बाद, क्योंकि हाँ दाल वाली फसलें जो है बहुत ज़्यादा पानी को सहने की क्षमता इनमें नहीं होती है। पानी नहीं हुआ तो भी इनको नुकसान होता है, पानी बहुत हो गया तो भी ये जो है गल जाती हैं। तो धान के बाद जब बरसात कम होने लगे जी, अक्टूबर का लास्ट या नवंबर का जो महीना होता है वो हमने यहाँ लगाया है। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमने जो अपने परीक्षण किए हैं प्रायोगिक तौर पर अंडमान में भी और ये साउथ अंडमान में भी और अन्य द्वीपों में भी, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान में बाराटांग वगैरह में मैंने जो किया है परीक्षण किए हैं, तो हमने ये देखा है कि नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट तक का जी बारिश के अनुमान को देख करके अच्छा हम अगर इसकी खेती करें मतलब तो अच्छा नवंबर और दिसंबर के बीच ये उपयुक्त महीना होता है। ठीक है। और उसके बाद चूंकि ये 60 से 70 दिन की फसलें होती हैं, उसके बाद हम सब्जी की खेती करते हैं तो हमारी सॉइल की इनरिचमेंट भी होगी, हमारे सॉइल की उत्पादकता भी बरकरार रहेगी और बढ़ेगी और हमें सब्जी भी मिल जाएगा। फरवरी के महीने में सब्जी वगैरह आप लगा करके और एक अतिरिक्त आय जो है बीच में आप ले सकती हैं। तो यहाँ की जलवायु, यहाँ बरसात छादन, जो बरसात बहुत होती है, ज़मीन की उर्वरक क्षमता, ज़मीन में से पोषक तत्वों का जो ह्रास और दाल वाली फसलों से पहले ली जाने वाली फसल, इन सबको ध्यान में रख करके अगर हम दाल की फसलों का समायोजन इस द्वीप समूह की कृषि में करते हैं तो कार्बनिक खेती की बात हो या ज़मीन की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने की बात हो, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी होती है। ऐसा ऐसा जैसे एक बैलेंस बन जाता है कि अगर हम दलहनी फसलें करते हैं तो मिट्टी में एक पोषक तत्वों की मात्रा कमी होने से बचा लेते हैं। सर ये बताइए किसानों को कि हम इन द्वीपों में ये दलहनी फसलें करने के लिए हम किसान भाइयों को क्यों प्रेरित करते हैं? अक्सर देखा गया है कि किसानों को बोलते हैं दलहनी फसलें कीजिए, कौन कौन सी किस्में उगाई जाती हैं इन द्वीपों में, कि हम किसानों को क्यों प्रेरित करते हैं इस विषय पर? अच्छी बात आज की परिचर्चा में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम जब भी किसान भाइयों से आमने सामने होते हैं तो हम ये बात ज़रूर करते हैं कि अगर हम ये कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये तो मेरे मन की बात आपने कर दी। दाल की खेती इस द्वीप समूह में क्यों? मैंने बताया कि एक तो वर्षा वाला कारण है उत्पादन, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि दाल की खेती करने से जो दाल की जड़ों में एक नोड्यूल्स होते हैं। दाल वाली जो फसलें, मूंग हो, उड़द हो, लोबिया हो या आपकी अरहर हो, इसके पौधे को अगर फूल आने से पहले आप उखाड़ करके देखेंगी तो गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में राइजोबैक्टीरिया एक होता है जो वातावरण में जो हमारा नत्रजन है, नाइट्रोजन जो है, उन गैसों का अवशोषण करके अपने लिए तो जो उपयोग करता ही है 38 से लेकर के 48% तक। कुछ ऐसी दलहनी फसलें हैं जो 56% तक वो नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं और ज़मीन में छोड़ देती हैं। 56% तक मतलब कि उनका जो है वो अपने लिए जो उसका समायोजन कर रही हैं वो फसलें, वो आपकी 32 से लेकर के 54 तक है, 52 तक है, 32 से 52 तक। बाकी वो आने वाली अनुवर्ती फसलों के लिए, उसके बाद ले जाने वाली फसलों के लिए वो छोड़ देती है। एक तो ये कारण हो गया। तो उससे क्या होता है कि जो भी दाल वाली फसलों के बाद जो भी आप फसल ले रही हैं उसकी नाइट्रोजन की जो, जैसे धान की या सब्जी की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, जिसको किसान भाई अगर 40 केजी या 46 केजी यूरिया देना है तो नाइट्रोजन देना है तो उसके लिए 100 केजी यूरिया उनको देना पड़ता है जी। ठीक है। तो अगर हम दलहनी फसलों की खेती करते हैं तो जो धान की फसल है या सब्जी की फसल है उसमें अगर 50 केजी आपको नाइट्रोजन चाहिए तो आपको 110 के आसपास आपको यूरिया की जरूरत पड़ेगी। उसमें से अगर 40 केजी आपको इस फसल से मिल गया तो आपको 60 केजी, तो एक तो आर्थिक सुरक्षा मिली, दूसरी कार्बनिक
नाइट्रोजन आपको मिल रहा है, ठीक है, प्राकृतिक नाइट्रोजन आपको मिल रहा है। दूसरा, जो बरसात के बाद जब हम इसकी खेती करते हैं तो जो कार्बन मिट्टी से बह करके, जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी से बह करके गया है, तो सॉइल की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्बन नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन करना होता है। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने से होता क्या है कि जमीन की उर्वरकता और उत्पादक क्षमता को हम स्थिर रख सकते हैं। तो दलहनी फसलों की खेती करने से जो इसकी पत्तियां गिरती हैं वो सड़ करके और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करती है, ठीक है। जो तीसरी बात है, वातावरण की सुरक्षा। जो भी बहुत से ऐसे सीरियल क्रॉप्स हैं, केवल धान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत से सीरियल क्रॉप्स हैं या बहुत से अवशेष जानवरों से जो निकलते हैं उनसे भी नाइट्रोजनस गैसेस का इमिशन होता है। नाइट्रोजन गैस उससे निकल करके और वातावरण में जाती है। तो दलहनी फसलों की खेती करने से अगर वह अवशोषित उसमें से कर रहा है, 100% 100 ग्राम का अगर इमिशन हो रहा है, उसमें से उसने अगर 60 ग्राम 70 ग्राम भी इमिशन कर लिया तो आपका 70% वायुमंडल की शुद्धता को उसने वायुमंडल को शुद्ध कर दिया। तीसरी जो चौथी चीज है, ये तो 3 फायदे बता दिए, चौथी बात ये है, दाल के बहुत गुण है मैडम, अगर मैं बताने लगूंगा। वही मैं पूछने वाली थी कि इन फसलों की क्या गुणवत्ता है, दलहनी फसलों की क्या गुणवत्ता है। जो चौथी बात है वो ये है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसी भी फसल के प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमको उनके दाने प्रौढ़ चाहिए जी, दाने सुदृढ़ चाहिए, फल हमको अच्छा चाहिए। होता क्या है कि आप बाज़ारों में देखेंगी तो तमाम सब्जियों पर जो है, जो लोग पॉलिश करके और रख देते हैं कि सब्जी और फल चमकते रहेंगे तो उससे हमको अच्छा दाम मिलेगा। तो उसके पीछे जो फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हैं, फास्फोरस और पोटास का जो रोल है उसकी शाइनिंग में, उसके सुदृढ़ होने में, उस चीज़ को बढ़ाने में, दाल की फसलों की जड़ों से जो साव निकलते हैं वो उन चीज़ों को मोबिलाइज करने में जमीन के मदद करती है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है खेती के दृष्टिकोण से, मिट्टी की जो सॉइल इरोजन की बात, मृदा क्षरण की जब हम बात करते हैं, उसको ये चेक करता है। अच्छा। तो ये तो कृषिगत बात हो गई। हम इस द्वीप समूह में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, पोषण गुणवत्ता की हम बात करते हैं। ये तो जमीन की सुरक्षा की बात हो गई। दालों का महत्व पोषण सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षा तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी सरकार का जोर लोगों की पोषण सुरक्षा पर भी है। तो दाल की ये फसलें ऐसी हैं, जैसे जो इस द्वीप समूह में उगाई जा रही हैं, मूंग है, उड़द है, अरहर है, लोबिया है। तो अरहर में लगभग आपकी 19 से लेकर के 23-24% तक जी। मूंग उड़द में सुपाच्य बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन 24 से लेकर के 28% तक जी। लोबिया में भी लगभग 25 से लेकर के 27% तक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन होता है। अगर आप केवल मूंग, उड़द और लोबिया की बात करें तो मूंग में अकेले 21 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं जो आपके नख, माने पैर के नाखून से लेकर के और सिर की, मैं किसान भाइयों की भाषा में बात करना चाहता हूं कि नख से लेकर के सिर तक की तमाम जो स्नायु तंत्र हैं, जो हमारे तंत्र हैं, उनको अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो 21 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत होती है वो इसमें पाया जाता है। ये पोषण सुरक्षा की बात हो गई। प्रोटीन होता है, मूंग की दाल एक ऐसी होती है जिसमें विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए और तमाम खनिज और लवण पाए जाते हैं। सेम कंडीशन आपकी जो है सिचुएशन जो है उड़द के साथ है, इससे कुछ कम आपकी अरहर में है और अरहर से कुछ ज़्यादा जो है आपकी लोबिया के साथ है। तो ये चारों जो दाल वाली फसलें हैं जिनकी खेती हम यहाँ अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये अच्छी रहेगी। ये स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी खेती को हमें बढ़ावा देना चाहिए। आज आपके माध्यम से किसान भाइयों तक एक बात मैं और पहुंचाना चाहता हूं कि अगर
सर दूरदर्शन के कृषि दर्शन के प्रोग्राम के माध्यम से सर। तो अगर 100 ग्राम जी जिस किसी भी किसान भाई को, केवल किसान भाई की नहीं, मैं सामान्य जनमानस की भी बात करता हूँ, मूंग का एक अलग महत्व भी है। आप कह सकते हैं आयुर्वेदिक, हाँ, 100 ग्राम स्प्राउटेड मूंग, अगर अंकुरित मूंग प्रतिदिन कोई सेवित करता है तो आप डायबिटीज, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, बात हो गई सर। जी जी जी, कोलेस्ट्रॉल से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जी सर। तो ये जो कुछ गुण हैं इन दाल वाली फसलों के बारे में बताइए, जानकारी की वजह से हम इस द्वीप समूह में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा के लिए इन फसलों को बढ़ावा दे सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भोजन में, किसी भी किसान भाई के भोजन में, किसी भी व्यक्ति के भोजन में है, अगर दाल का समायोजन नहीं है तो भोजन पूरा नहीं होता है। इसलिए भी हमको दाल की खेती को यहाँ बढ़ावा देना चाहिए। सर ये बताइए कि ये जो दलहनी फसलें हैं ये किस तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। हम जब दाल की खेती की बात करेंगे तो इसका किसान भाइयों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जी। मैं पहले भी बताया आपको कि जब जो दाल वाली फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं जी। तो उसमें होता ये है कि सबसे पहले जब हम किसी भी दाल वाली फसल की खेती करने जा रहे हैं तो हमें भूमि का चयन जो है, खेत का चयन जो है, हमें वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है स्टेप होता है। प्रथम चरण हमारा वही है। जी सर। सभी तरह की भूमि में, जैसे जो खारे पानी वाली मिट्टी है उन जगहों पर हम दाल वाली फसलों की खेती नहीं कर सकते हैं। जहाँ पानी बहुत ज़्यादा समय तक रुक रहा है वहाँ भी हम दाल वाली फसलों की खेती नहीं कर सकते हैं। जहाँ पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है हम वहाँ भी दाल वाली फसलों की खेती नहीं कर सकते हैं। मतलब इनके लिए भी थोड़ा बहुत पानी चाहिए। तो सबसे पहले जो है, जो बलुई दोमट मिट्टी है, ठीक है ना, या दोमट मिट्टी है जिसमें चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी दोनों बराबर बराबर मात्रा में है, या दोमट है ये तो बराबर बराबर, या बलुई दोमट है जिसमें थोड़ा सैंड ज़्यादा है, चिकनी मिट्टी थोड़ा कम है। ऐसी मिट्टी में हम इसकी खेती मूंग की, उड़द की, अरहर की बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो ढलाव वाली ज़मीन है जी, जैसे पहाड़ी वाली ज़मीन है आपकी जहाँ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कोकोनट, अरेकनट, वहाँ हम अरहर की खेती इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इनके बीच में, कोकोनट अरेकनट के बीच में हम इनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि पानी जो है वहाँ भी ढलाव वाली जगह पर भी ऐसा कभी कभी होता है कि ऐसे ढाल आया और यहाँ जो है ट्रेंच जैसे बन गया, वहाँ पानी रुक गया, तो उस चीज़ को आपको निकालना होगा। या अगर चिकनी मिट्टी भी है, लोम क्ले भी सॉइल है, तो वहाँ भी हम कर सकते हैं, बशर्ते कि पानी के निकलने की जो है क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो मिट्टियाँ होती हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। सर अब ये बताइए कि इन द्वीपों की जलवायु में आपने बताया कि दलहनी फसलें जैसे मूंग, उड़द और अरहर की खेती की जा सकती हैं, तो हमें ये बताइए, लोबिया, किसान भाइयों को ये बताइए कि कौन कौन से किस्में, वैरायटी कौन कौन से किस्में वो मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं? जी जी। कौन कौन सी किस्में हैं, वैरायटीज़ है जो मूंग, अरहर और लोबिया के लिए उपयुक्त है? ज़मीन के बाद जो है, जब हम केवल दाल की ही नहीं, किसी भी फसल की जब हम खेती करते हैं तो जो हमारा मुख्य इनपुट होता है जी, वो प्रजातियां ही होती हैं जी। तो आज चूँकि हम दाल पर बात कर रहे हैं तो हम दाल की बात करेंगे। अरहर में अभी तक तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एक प्रजाति निकली है CO6, कोयम्बटूर के हैं, वो हमारे परीक्षण में यहाँ अच्छी पाई गई है। और इवन हम उसको अपने सीपी घाट फार्म पर कोकोनट और अरेकानट प्लांटेशन के बीच में भी लगाए हैं, तो उसका रिस्पांस हमको अच्छा मिल रहा है जी। हमारे संस्थान द्वारा हमारे निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में जो प्रजातियां विकसित की जा रही हैं उनका रिस्पांस
इनसे कुछ अच्छा है, लेकिन चूंकि अभी प्रजातियां वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, हम रिलीज नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेंगे। उसके अलावा NA1 नरेंद्र अरहर, नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जी। वहाँ से एक प्रजाति निकली है NA1, उसका भी रिस्पांस यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इन 2 प्रजातियों को मैं संस्तुत करता हूँ यहाँ खेती के लिए। अच्छा सर, ये बताइए, मूंग में हमने अभी हाल ही में कैरी मूंग 1, कैरी मूंग 2 और कैरी मूंग 3 प्रजाति निकाली है। वो हमने यहाँ अपने निदेशक महोदय के दिशा निर्देश में उसको शोधित करके इन प्रजातियों का विकास किया है, और अगले 1 साल के अंदर हम उसका बीज किसानों तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा सम्राट, बाम्बन 3, LGG 460, ये सभी मूंग की मूंग की प्रजातियां हैं। और पंत ये HUM 16 जी, HUM 12 जी, और IPM 02-3, ये जो कुछ प्रजातियां हैं उनकी खेती, इन प्रजातियों की मूंग की प्रजातियों की खेती यहाँ हम सब हैं तो 18-20 प्रजातियां, लेकिन यहाँ की जलवायु, यहाँ बुआई का समय, इन सब चीज़ों को ध्यान पर रखकर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जल धारण क्षमता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के जो हम पिछले 4 सालों में परीक्षण किए हैं, उसके आधार पर हम इन प्रजातियों की खेती कर सकते हैं। इस द्वीप समूह में मूंग की कर सकते हैं। उड़द की जब हम बात करते हैं तो बाम्बन 6, बाम्बन 7 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई ये 2 प्रजातियाँ हैं। IPU 02-43 और पंत U02, पंत U02-3, ये कुछ प्रजातियां हैं। LBG 752 आपकी आंगरू आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रजाति है, जो लाम सेंटर से निकाली गई है। ये सब प्रजातियां हैं जिनको परीक्षण करके हमने ये पाया है कि इन प्रजातियों की खेती अगर इस द्वीप समूह में हम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा किसानों को उपज दे सकती हैं। दूसरी चीज़ कि प्रजातियों का चयन करते समय हमको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होगा कि मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर तो नहीं, लेकिन मूंग, उड़द, लोबिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, जैसे येलो मोज़ेक वायरस, पीली चित्तीदार रोग, और यह हमारे मुख्य भूमि में, मेनलैंड में, ये बीमारी बहुतायत सी प्रजातियों में है। बहुत कम ऐसी प्रजातियां हैं जो इन बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हैं, जिनमें रेजिस्टेंट है। तो प्रजातियों का चयन करते समय किसान भाइयों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम संस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो उन प्रजातियों में बीमारियां नहीं हैं। हम यह बात बीमारियों की इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि जो बीमारियां मूंग, उड़द, लोबिया की, हम अरहर की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अरहर का लेवल अभी उस तरह का किसान भाई के खेत पर नहीं है कि हम प्लांट प्रोटेक्शन की अभी बात करें आज की इस वार्ता में। लेकिन मूंग, उड़द और लोबिया की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम प्रजातियों का चयन करते हैं तो जो हमारा संस्तुत है उसको, वो रिकमेंडेशन जो हमारा है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि ये YMB जो बीमारी है मेनलैंड में बहुत ज़्यादा है और यह द्वीप समूह इस बीमारी से बहुत दूर है। यहाँ जो भिंडी की खेती है उसमें लग जाता है, टमाटर में लग जाता है, लेकिन मूंग, उड़द में अभी यह बीमारी हमने नहीं देखी है। कुछ प्रजातियां हैं जो यहाँ की कुछ लैंड रेसेज हैं, सोना मूंग, एक सोना मूंग यहाँ की लैंड रेस है, उसमें भी 2 तरह की है, एक बड़ी वाली है जिसके पौधे बड़े होते हैं और एक जो छोटे, तो जो जिसके पौधे छोटे हैं ना उसमें YMB भरा पड़ा है। तो अब किसान भाई को देखना होगा कि पीली पत्ती हो रहा है, उसके नीचे अगर सफ़ेद मक्खी दिख रही है तो उस तरह की प्रजातियों को वहाँ वो न लगाएं। जी सर। तो ये हमारा जो है प्रजातियों के विषय में जो है सुझाव होगा।
अच्छा सर, आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी कि किसानों को दलहनी फसलें उगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, दलहनी फसलों की क्या क्या गुणवत्ता होती है और इसके कैसे कीट प्रबंधन किया जाता है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह फिर नई विषय लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।